बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास बायोपॉलीमर्स हैं। इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। इसकी जो दो मेन टाइप्स हैं वो है डीएनए एंड आरएनए। इसकी अब हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन में बताती है कि ये क्या है, बायोपॉलीमर्स है। मतलब बायो का मतलब है बायोलॉजिकली नॉन सिंथेटिक है, और पॉलीमर्स का मतलब है कि ये मोनोमर्स से बना हुआ है। किसके मोनोमर्स से? न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर्स से बना हुआ है। बायोपॉलीमर्स हमारे पास बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, ये भी एक बायोपॉलीमर्स है। ये अमाइनो एसिड के मोनोमर्स से बना हुआ है। इसी तरह जो न्यूक्लिक एसिड है वो भी एक बायोपॉलीमर है जो न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर्स से मिलके बना हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स एक्चुअली होते क्या है। न्यूक्लियोटाइड्स जो है हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट से मिल के बना हुआ होता है, जैसे कि फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनियस बेसिस। हम जो है इनको अलग अलग पढ़ लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे बने हुए हैं। नंबर 1 हमारे पास है शुगर। जो शुगर न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है वो होता है 5 कार्बन शुगर। हमारे पास 6 कार्बन शुगर भी होता है, उसको हम कहते हैं ग्लूकोज। और इसको हम एक और नाम देते हैं, वो होता है हेक्सोसिस। हेक्सोसिस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हेक्सा मीन्स 6, तो इसमें 6 कार्बन आइटम प्रेजेंट होंगे। इसी तरह हमारे पास 2 और शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, मैनोज एंड ग्लैक्टोज। इनमें भी हमारे पास 6 कार्बन आइटम प्रेजेंट होते हैं। तो जो शुगर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है उसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। तो उसको हम बोलेंगे पेंटोसिस, क्योंकि पेंटा का मतलब है 5। अब हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड में शुगर हैं वो 2 तरह के हैं, एक राइबोज शुगर और एक डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये हमारे पास दोनों जो है पेंटोसिस है, मतलब 5 कार्बन शुगर है। 5 कार्बन शुगर का जो सिंपल स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे बना हुआ है, अगर उसको हम कंपेयर करें केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज, तो हम क्या देखेंगे कि वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। पेंटोज शुगर में हमारे पास 5 कार्बन आइटम प्रेजेंट होते हैं और जो इसका 5th कार्बन आइटम होता है वो आउटसाइड द मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और उसमें हमारे पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है। सेम केमिकल स्ट्रक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें हमारे पास 5 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है। कार्बन आइटम की जो नंबरिंग है वो हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जो नेक्स्ट वाला कार्बन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, और जो आउटसाइड द मॉलिक्यूल है उसको हम 5th कार्बन आइटम के नाम से रखते हैं। अगर आप इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आप देखेंगे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप वगैरह। जो कार्बन नंबर 2 है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें ये डिफ्रेंशिएट करवाने में कि कौन सा शुगर की टाइप हमारे पास है। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारे पास कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो जब भी कार्बन नंबर 2 के हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो वो हमारे पास राइबोज शुगर होगा। आप इसकी केमिकल स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर इसी शुगर मॉलिक्यूल का हम ऑक्सीजन रिमूव कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सिल की जगह हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन बच जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो निकल गया है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर, जैसे कि आप इसके केमिकल स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं। डीऑक्सी राइबोज शुगर हमारे पास स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू राइबोज शुगर, और डीऑक्सी राइबोज शुगर हमारे पास डीएनए में प्रेजेंट होता है और आरएनए में हमारे पास प्रेजेंट होता है राइबोज शुगर। सेकेंड कंपोनेंट है फॉस्फेट। फॉस्फेट जो न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है वो फॉस्फोरस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एटीपी में प्रेजेंट होते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें हमारे पास 3 फॉस्फेट एटम होते हैं। और ये जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब इसके आसपास हमारे पास जितने भी ऑक्सीजन है उनके आसपास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस वजह से ये पोलर है, ये किसी के भी साथ आराम से बॉन्ड बना सकता है। थर्ड जो कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस में हमारे पास नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं और ये एज अ बेस हमारे पास एक्ट करते हैं। नाइट्रोजीनियस बेसिस में बहुत सारे आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये हमारे पास क्या करता है? डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, ताकि वो एक न्यू मॉलिक्यूल बना सके।
हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हेक्सागोन की शेप में होते हैं, और डबल रिंग स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसमें हमारे पास एक हेक्सागोन होता है और एक पेंटागन की शेप में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास पैरामिडीन्स होते हैं और डबल रिंग स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं प्यूरीन्स। पैरामिडीन्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, और प्यूरीन्स हमारे पास एडेनिन एंड ग्वानिन। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरीन्स और पैरामिडीन्स में हमें क्लियरली डिफरेंस नज़र आता है कि जो प्यूरीन्स हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं तो उनका साइज़ भी लार्ज है, तो हम इन्हें लार्जर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। मतलब कि जो एडेनिन है और ग्वानिन है ये हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि जो पैरामिडीन्स हैं उनके जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो स्मॉलर हैं। तो थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं एज कम्पेयर टू प्यूरीन्स। हमने इनके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि ये आपस में तीनों बॉन्ड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कैसे बॉन्ड बनता है। शुगर मॉलिक्यूल जो हमें यहाँ पर शो हो रहा है वो हमारे पास डीऑक्सीराइबो शुगर है, और जो नाइट्रोजनस बेस हमें शो हो रहा है वो हमारे पास पैरामिडीन है। शुगर मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन एटम नंबर 1 किसके? नाइट्रोजनस बेस के, और जो ये बॉन्ड इनके बीच में बनेगा इस बॉन्ड को हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसकी जो नेमिंग है N1, N2, N3 प्यूरीन्स और पैरामिडीन्स की IUPAC नेमिंग के थ्रू हमें मिली है। प्यूरीन्स जब बॉन्ड बनाएगा तो उसका नाइट्रोजन नंबर 9 बॉन्ड बनाएगा कार्बन नंबर 1 के साथ बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर मॉलिक्यूल का जो कार्बन नंबर 5 है वो बॉन्ड बनाएगा फॉस्फोरिक एसिड के साथ, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। अब जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना है वो है न्यूक्लियोटाइड मोनोमर। हमने ये तो देख लिया कि न्यूक्लियोटाइड मोनोमर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है। एक न्यूक्लियोटाइड के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप था वो उसके कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच था, तो जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तो क्या होगा, यही फॉस्फेट जो ग्रुप है वो क्या करेगा, कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ, और इसी तरह ये बॉन्ड बनाता जाएगा और हमारे पास एक लॉन्ग चेन आ जाएगी जिसमें हमारे पास शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होगी और नाइट्रोजीनियस बेसिस उसके साथ अटैच होंगे। दूसरा स्ट्रैंड अगर बनेगा तो वो भी सेम बनेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, अगर एक स्ट्रैंड हमारे पास 3 to 5 प्राइम की डायरेक्शन में है तो जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो 5 to 3 प्राइम की डायरेक्शन में होगा, और जो उसमें नाइट्रोजन फॉस्फेट और राइबोस वो सब सेम होगा, और ये जो है बॉन्ड बनाएंगे दोनों स्ट्रैंड आपस में बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होगा, दो नाइट्रोजीनियस बेसिस के बीच में बाय कम्प्लीमेंट्री बेस रूल। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल रूल है जिसमें हमें बताया जाता है कि एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा थायमीन के साथ और ग्वानिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास DNA में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली आप देखिए, एडेनिन ने बॉन्ड बनाया हुआ है थायमीन के साथ, साइटोसिन ने बॉन्ड बनाया ग्वानिन के साथ, फिर थायमीन ने बॉन्ड बनाया हुआ है एडेनिन के साथ और साइटोसिन ने बनाया हुआ है ग्वानिन के साथ। तो ये इसी तरह ही बॉन्ड बनते रहते हैं। जब हम दोनों स्ट्रैंड्स को देखेंगे तो हमारे पास एक लैडर की शेप आ जाएगी। लैडर के जो सपोर्ट्स हैं वो हमें क्या बताते हैं कि ये हमारे पास शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, और लैडर के जो रंग्स हैं वो हमें क्या बताते हैं कि ये हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। सिमिलरली अगर हम एक DNA देखें तो DNA का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, इसका शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, और जो इसके बीच में रेड लाइंस हैं वो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमें क्या बताते हैं कि जो बैकबोन है उसके साथ अटैच होते हैं हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस, और इसी तरह हमारे पास एक न्यूक्लिक एसिड बनता है जैसे कि DNA एंड RNA। ये था हमारा टॉपिक अबाउट न्यूक्लिक एसिड। तो अगर आपको ये समझ आ गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।